Assalamu alaikum BSN, are you there? Class? What is? Hello. और पतंग। जी क्लास कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सिर्फ 3 बच्चे हैं, वेयर इज द रेस्ट ऑफ क्लास? Ask them to also come online. Okay. अच्छा क्लास, इंटेरियर और पेरेंटल न्यूट्रिशन हमने स्टडी कर लिया है ना टॉपिक। उसका एक टेस्ट मैं तुम लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ, ठीक है? और उसमें जो 1-2 क्वेश्चंस थे ना, जो मैं तुम लोगों को शायद बताए हूँ कि टीपीएन और पीपीएन में क्या फर्क है, लाइक टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो ये भी मैं तुम लोगों को देती हूँ, लेकिन बाकियों को ग्रुप में करो कि दे कम ऑनलाइन, ठीक है? तो फिर हम कंटिन्यू करें।
जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लुबना, बतूल, अदीना, हिरा, रोनिका। 13 स्टूडेंट्स और ऑनलाइन। क्या आज फ्राइडे की क्लास में इतने बच्चे कम क्यों हैं? Okay, girls, did you hear any news regarding the college opening or anything like that? 6 बजे आपकी क्लास। कोई न्यूज विच यू गेट कि फर्स्ट फैब को कंफर्म है कॉलेज जो है वो ओपन हो रहे हैं? जी सुना कवल। जी बिल्कुल, फर्स्ट फैब मैंने भी सुना है, बिल्कुल निम्रा। तो लेट्स सी, होपफुल तो हैं हम सब बहुत ज्यादा ना। अच्छा, आई वाज बेसिकली टॉकिंग इन द स्टार्ट कि जो इंटेरल और पेरेंटरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट वाला चैप्टर है, ठीक है, इसका मेरे ख्याल में हमारा टेस्ट एक रहता था और इसमें मैंने तुम लोगों को एक दो चीजें शायद बताई थी कि टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन और पेरिफेरल पेरेंटरल न्यूट्रिशन में क्या फर्क है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और स्टूडेंट्स को जो है ना फिर वो क्लियर नहीं होता। जो पेरेंटरल न्यूट्रिशन है उसी की दो टाइप्स हैं, टीपीएन और पीपीएन, ठीक है। तो जो टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन है ना, ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है, इसमें हमें एडिशनल कोई भी सप्लीमेंट साथ में, यानी कि जो कैथेटर्स के थ्रू दिया जाता है, ठीक है, टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन लॉन्ग कैथेटर्स के थ्रू, और इसमें हमें कैथेटर के थ्रू ही सारी एनर्जी जितनी बच्चे को, पेशेंट को सॉरी कैलोरीज देनी है उतनी हम दे सकते हैं। हमें साथ में एडिशनल कोई और सपोर्टिव मेथड नहीं चाहिए होता, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है, टीपीएन टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन, और इसमें हम कैलोरीज भी ज्यादा दे सकते हैं, ड्यूरेशन भी इसकी लॉन्गर है, और कैथेटर्स जो हैं वो मेजर वेन्स जैसे कि सुपीरियर वेना कावा में इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। और जो पेरिफेरल पेरेंटरल न्यूट्रिशन है ना, वो सबसे पहले तो ये है, ये स्लाइड्स में ना टीपीएन और पीपीएन में फर्क क्लियर नहीं लिखा हुआ था जरा, ठीक है, इस वजह से दोबारा बता रही हूँ। वो भी मैंने पोस्ट आरएन को करवाया तो वो स्लाइड में तक क्लियर नहीं था, तो फिर मुझे याद आया, कल उनकी क्लास थी तो मैंने कहा कि तुम लोगों को भी ये क्लियर कर दूं कि जो पीपीएन है ना, पेरिफेरल पेरेंटरल न्यूट्रिशन, उसमें ये होता है कि उसमें हम लिम्स में कैथेटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। टीपीएन में जो मेजर वेन्स हैं उनमें, और पीपीएन में जो हमारी स्मॉल वेन्स हैं थ्रू लिम्स, आर्म्स, लेग्स की जो है, उनमें कैथेटर इंसर्ट करके अपनी डाइट वगैरह हम पेशेंट को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, और इसमें जो किलो कैलोरीज है ना वो भी कम होती है, यानी कि 2000 से ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो ये 2-3 डिफरेंसेस हैं, जब क्लासेस होंगी तो इंशाल्लाह फिर कर देंगे, ठीक है। तो इसका फिलहाल मैं एक टेस्ट भी मैंने बनाया हुआ था, तो मैं वो भी अपलोड तुम लोगों के साथ कर रही हूँ, ठीक है, कि उसको भी तुम लोग अटेम्प्ट करो। वो ये होता है कि टेस्ट में भी जो चीजें हैं वो फिर क्लियर हो जाती हैं। और एक इसमें चीज थी रीफीडिंग सिंड्रोम, जिसपे मैंने जोर दिया था कि ये तुम लोगों ने करनी है, आए या ना आए, मतलब कि उस लिहाज से नहीं, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट चीज हर दफा तो नहीं आ जाती ना, ये तो आप सबको भी पता है। तो इसमें जो है ना एक तो चीजें थी जो कि आई वांट टू अपलोड, और वो मैं जस्ट वेट, मैं अपलोड ही कर रही हूँ। Basically, that was about the
टीपीएन में कितनी कैलोरीज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में जितनी चाहिए होती है ना पेशेंट को, ठीक है, वो हम दे देते हैं। जितनी भी, इसको 2000 चाहिए, इसको 2500 चाहिए, इसको 1800 चाहिए, मतलब उसमें लिमिट नहीं है, हम सप्लाई कर सकते हैं। बट पीपीएन में मैं कह रही हूँ, पेरिफेरल में हमारे पास लिमिट है कि उसमें जो बहुत मैक्सिमम है ना, दैट इज 2000, उससे ज्यादा हम पेशेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। ये मैं तुम लोगों से कह रही हूँ कि उसमें एक लिमिट है। जी, इसके अलावा निम्रा ने ये लिख दिया, ठीक है ना, पेरिफेरल में, ठीक है, पेरिफेरल स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम नहीं दे सकते, मैक्सिमम 10 डेज, पीपीएन इज फॉर 10 डेज में लिख भी देती हूँ, ठीक है। बाकी आई डोंट नो कि तुम लोग की जो है ना वो तैयारी का क्या सीक्वेंस है, क्या है, क्योंकि अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही, मेरे ख्याल से तो भी क्लियर नहीं है चीजें, कुछ सीक्वेंस वगैरह इस तरह से नहीं है, टेस्ट भी में बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं कि तुम लोग पता नहीं किस तरह तुम लोगों ने स्टडी स्टार्ट की, हर एक का भी अपना स्टाइल होगा घर में ना। एंटेरियर और पेरेंटेरियल को ना मैं टेस्ट भी था इसका मेरे पास, वो मैं तुमको सेंड भी कर दूंगी, वो तो शायद पता नहीं हमने पहले भी किया हो कि नहीं, तो इसकी जो स्लाइड्स है ना आई कैन अपलोड, तो उसमें अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग डिस्कस भी कर सकते हो कि ये वाली स्लाइड में मसला है या ये वाली में है। स्लाइड्स तो मैंने इसकी तुम लोगों से शेयर की हुई है ना क्लास, आई हैव शेयर्ड द स्लाइड्स।
जी क्लास, ये स्लाइड्स मैंने तुम लोगों से पहले भी मेरे ख्याल में शेयर की हुई है, ठीक है, इंटेरल और पेरेंटेरल की। इसमें जो है ना तुम लोगों ने एक तो डेफिनेशंस एंड डिफरेंस बिटवीन द इंटेरल एंड पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है, ये दो चीजें। इंटेरल और पेरेंटेरल में डिफरेंस क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इंटेरल है जब आपकी इंजेस्शन इम्पेयर्ड है, ठीक है, यानी कि आप खा नहीं सकते, इंजेस्शन यानी कि डाइजेशन नहीं, इंजेस्शन का मतलब है जब आप कुछ निगल नहीं सकते, ठीक है, जब खा नहीं सकते, कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, थ्रोट सर्जरी है, माउथ का मसला है, कोमा है और डिजीजेस हैं, ठीक है, या आप ओरल फीडिंग से आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, ठीक है, और फिर आपकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म भी इतना खराब है कि वॉमिटिंग जैसे लोगों को आती है, रुकती नहीं, तो आपको फिर ड्रिप की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, इंटेरल सपोर्ट उसकी ट्यूब फिटिंग की जरूरत पड़ जाती है, या स्वेयर वेस्टिंग या डिप्रेस ग्रोथ है, तो उन सब में हम इंटेरल देंगे, और पेरेंटेरल हम तब देंगे कि जब जो है ना जीआई ट्रैक्ट की भी इनकम्पिटेंसी, यानी कि आपका जीआई सिस्टम नहीं ठीक, ठीक है, और आपकी इंटेस्टाइन भी डैमेज हो गई हुई है, तो उन कंडीशंस में जो है ना हम पेरेंटेरल सपोर्ट देंगे। हेलो जी वालेकुम जी। जी क्लास, तो यहाँ पर हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, ठीक है, पुअर इंटेरल, यानी कि इंटेरल को भी अगर टॉलरेट नहीं कर सकता, सॉरी डिस्टॉर्शन थोड़ी सी होगी थी, अगर इंटेरल को भी पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता तो हम पेरेंटेरल की तरफ जाते हैं। और ये एक टेबल है, इसको जूम करके तुम लोग जो है ना सारी डिजीजेस के नहीं मैं कह रही नाम याद रखो, लेकिन 4-5 के हमें याद होने चाहिए कि कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें हम इंटेरल सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह से जो है ना ये भी इंटेरल की है, और कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें हम पेरेंटेरल सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी 4-5 के नाम आपने याद रखने हैं। और जो है जी कॉन्सिडरेशंस का मतलब ये है कि क्या क्या चीज पहले देखोगे, ठीक है, जब आपने अयान पियाओ, चाय पड़ी उधर पियाओ, जाओ प्लीज जल्दी। जी क्लास, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप बीइंग अ नर्स कंसिडर करोगे बिफोर गिविंग इंटेरल सपोर्ट टू द पेशेंट? अलीजा को भी, ठीक है, कि एप्लीकेबल है कि नहीं, फिर उसकी साइट प्लेसमेंट के जहां पे आपने नोज के थ्रू देनी है इंटेरल सपोर्ट या डिडेनम या जेजुनम के थ्रू, तो साइट पे कोई मसला, कोई इंजरी, कोई वूंड, कोई इस तरह का इशू तो नहीं, फिर फॉर्मूला कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में तो वैसे एक ही दिया जाता है, लेकिन वैसे जो है ना हर एक के लिए, हर डिजीज के लिए डिफरेंट होता है। इसके अलावा कोई पेशेंट की और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं, फिर रेट और मेथड ऑफ डिलीवरी क्या है, फिर पेशेंट के ब्लड टेस्ट और वेट से पता चलेगा कि टॉलरेट उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा। और फॉर्मूला भी सिलेक्ट करने के लिए जो है ना हमने फॉर्मूला की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, यानी कि इसमें सल्यूट का कंटेंट कितना है, फॉर्मूला कितना गाढ़ा है, बहुत थिन भी नहीं होना चाहिए, बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए कि ट्यूब से मूव ही ना कर सके, फॉर्मूला में कैलोरीज कितनी है, ठीक है, उसमें फाइबर कितना है, फाइबर भी ज्यादा होगा तो उसके ज्यादा पेट के लिए ठीक नहीं होगा, वो जो है डायरिया वगैरह उसको हो सकता है, ठीक है, फिर उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, फिर स्पेसिफिक मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की अमाउंट कितनी है, और फिर उसमें जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव कितना है फॉर्मूला, तो सारी चीजें जो है ना वो बेसिकली
कंसिडर करेंगे हम वाइल सिलेक्टिंग द एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ठीक है, अब ये 6 तरह के जो फॉर्मूलाज दिए हुए ना उसको भी बिल्कुल एज इट इज रटना नहीं है, बस इतना है कि अगर 2-2.5 नंबर का आ जाए तो नाम कम से कम पता होने चाहिए कि एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट के कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, तो उनके नाम, और प्लस ये कि थोड़ा सा ओवरव्यू के जो जनरल पर्पस है वो ज़्यादा उन लोगों में दिया जाता है, उन पेशेंट्स में जिनमें बहुत ज्यादा कोई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसी तरह से जो है ना हम जितने कोई हाई फाई फॉर्मूला की तरफ चले जाएंगे ना उतना ज्यादा वो कॉस्टली होता जाएगा। और जो हाइड्रोलाइज्ड है उसमें जी ऐसे पेशेंट्स जिन जीआई ट्रैक्ट ज़ाहिर है कॉम्प्रोमाइज हो और जिनको हाइड्रोलाइज न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन्स को आप पेप्टाइड्स की फॉर्म में अगर दो, ठीक है, ज़ाहिर है प्रोटीन डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बॉडी में प्रोटीन्स ने पेप्टाइड में चेंज होना है, अगर हम ऑलरेडी पेप्टाइड्स दे देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा पेशेंट के लिए। इसी तरह सेमी एलिमेंटल है, ये फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनका बिल्कुल ही जो जीआई ट्रैक्ट है ना वो बहुत मतलब कि बहुत कम काम कर रहा है, तो इनको हम प्रोटीन्स भी पेप्टाइड्स भी दोनों छोड़ के आप डायरेक्ट हम अमाइनो एसिड्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जितनी देखो चीजें आपकी एलिमेंट्स तक, स्मॉल मॉलिक्यूल्स तक जितनी जाएंगी ना उतना फॉर्मूला एक्सपेंसिव होता जाएगा, यानी कि प्रोटीन के सोर्सेज आपको ज्यादा मिलेंगे, पेप्टाइड्स अगर आपने लेनी है तो वो जाहिर है वो ऑलरेडी हाइड्रोलाइज्ड है तो उस पर प्रोसेसिंग हुई हुई है, वो उतना महंगा होगा। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स, अब बाजार से अगर आप सिर्फ अमाइनो एसिड्स लो तो वो प्रोटीन से डिराइव किए गए हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जिनका जीआई ट्रैक्ट इस काबिल नहीं है कि प्रोटीन्स को पहले मेटाबलाइज करे पेप्टाइड्स में फिर अमाइनो एसिड्स में उसको ब्रेक डाउन करे, तो डायरेक्ट हम उसको अमाइनो एसिड्स दे देते हैं ताकि उसमें जो है ना कंपनसेट ना करे उसकी हेल्थ पेशेंट की। पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है देखो डिजीज स्पेसिफिक कि डिजाइंड फॉर द स्पेसिफिक ऑर्गन डिसफंक्शन, के लिवर अगर डिजीज है तो उसके अकॉर्डिंगली, लंग डिसऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली, किडनी डिसऑर्डर है तो उसके अकॉर्डिंगली, तो ये उससे भी ज्यादा जाहिर एक्सपेंसिव हो जाएगा। और रिहाइड्रेशन वाला, जिन लोगों को डिहाइड्रेशन वगैरह होती है इसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस जो है, ये नाम याद रखने हैं निम्रा, और थोड़ा सा डिटेल तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला वैसे भी नर्सिंग के लिए बताना चाहिए, फॉर्मूला हम किस मकसद के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम एक आधी लाइन तो ये होनी चाहिए। चलो इसमें ये ना याद रखो चाहे ये फॉर्मूले से 1 जैसे लिखा 1 से 1.2 किलो कैलोरीज पर ml, लैक्टोज फ्री तो याद रख सकते हैं, लेकिन प्रोटीन कितनी है, ऑस्मोलैरिटी कितनी है, ये चलो फिगर्स याद रखना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए, लेकिन जनरल जो है ना फॉर्मूला के बारे में चीजें वो याद रख लो, दैट विल बी गुड। ठीक है, इसी तरह से जो मॉडलर है ना ये तीनों चीजें दे रहा है, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी। ठीक है, और तीनों चीजों को मिक्सचर बना के एज अ सिंगल न्यूट्रिएंट जो है दे रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल अल्टरनेटिव है कमर्शियल फार्मूलाज और फूड का ना, फूड्स का अल्टरनेटिव है तो ज्यादा ही ज़ाहिर एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो फार्मूलाज के नाम तो लाजमी हम लोगों को याद होने चाहिए। इसी तरह से जी अब ड्यूरेशन ऑफ ट्यूब फिटिंग ना, जो नेजोगैस्ट्रिक होती है या नेजोएंटेरिक होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए, और जो हम जैजनम वगैरह में देते हैं ठीक है वो होती है लॉन्ग टर्म के लिए। ज़ाहिर है नाक की जो नाक पे जो लगी होती है खुराक की नाली, उसको आप बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है नहीं दे सकते, लेकिन जो गैस्ट्रोस्टोमी और जेजिनोस्टोमी है, जेजिनम और जो उसमें डोडेनम में जा रही है वो आप लॉन्ग टर्म दे सकते हो। ठीक है, तो गैस्ट्रिक भी हो सकती है प्लेसमेंट ट्यूब की, यानी कि किस साइड पे आप इसको लगा रहे हैं, और स्मॉल बाउल में भी ये इंसर्ट की जा सकती है। इसके अलावा प्लेसमेंट साइट के लिए जो है ना हमने 2-4 चीजें फिर हमने देखनी है, मेडिकल स्टेटस पेशेंट का कि एक्सेस है भी कि नहीं, फिर लोकेशन उसकी रेडियोग्राफिक कंफर्मेशन से हम जो है लोकेशन के सही जगह पे गई है कि नहीं गई, जाहिर है ड्यूरेशन, ट्यूब की मेजरमेंट्स, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है कि ट्यूब कितनी ड्यूरेबल है, इसका साइज क्या है, फिर एडिक्वेसी ऑफ जीआई फंक्शनिंग के लिहाज से है कि तो ये सारी चीजें देयर आर द स्पेशलिस्ट डेफिनेटली जो ये देंगे। ठीक है, या तुम लोगों को भी ट्रेनिंग ऐसी मिलेंगी जिससे तुम लोग ये बीइंग अ नर्स तुम लोग इसको इंसर्ट कर सको। अब इस डायग्राम में उन्होंने ना तीनों नेजोगैस्ट्रिक, नेजोड्यूडिनल और नेजोजेजिनल तीनों उन्होंने जो रूट्स है ना जो खुराक की नाली के वो उन्होंने दिए हुए हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना पर्पल कलर की, ये है नेजोगैस्ट्रिक। ठीक है, और देखो जो आगे डैश लाइन है ना
वो है गैस्ट्रोस्टोमी की, और जो जेजिनम के लिए ना डॉट्स हैं, उन्होंने तीनों की लोकेशन जो है ना बताई हुई है। तो ये जाहिर है फिर हम रेडियोग्राफी के थ्रू, जैसे हम एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं, पता है ना एंडोस्कोपी का, मेरे ख्याल में तुम लोगों को पता होगा कि एक ट्यूब अंदर इंसर्ट करते हैं मैदे में, और जो है ना साथ कैमरा लगा होता है, ठीक है, ट्यूब के साथ, तो वो आपको मॉनिटर पे बाहर नजर आ रहा होता है अंदर के हालात क्या है मैदे के, एंडोस्कोपी। इसी तरह से ये जो है ना इसको भी जो है ना रेडियोग्राफिक लोकेशंस के थ्रू इसको भी किया जाता है कि आपकी आया, आपकी जो आगे ट्यूब अंदर गई है वो सही लोकेशन पे गई है या नहीं गई। नो द एडवांटेजेस, ये वो चीजें हैं जो तुम लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि फायदा क्या है इंटेरल सपोर्ट का, ठीक है। जाहिर है अगर ओरल नहीं पेशेंट डाइट ले सकता तो हमने ये तो ना करना कि वो खाई ना कुछ, तो ये तो बहुत अच्छा है, उसके लिए ओरल नहीं ले सकता तो हम जो है ना उसको दे रहे हैं जी इंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। Intake is easily accurately monitored, provides nutrition when oral is not possible, cost is less than parenteral nutrition, supplies are readily available, it reduces the risk associated with disease state। ठीक है, तो इसकी एक तो कॉस्ट भी कम है इंटेरल इसकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट की, और जाहिर है कि जब पेशेंट जो है वो नहीं कुछ खा सकता तो हम उसको ये दे सकते हैं इंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है, कि ताकि उसकी जो हेल्थ है ना वो कॉम्प्रोमाइज ना करे। इसके अलावा जी सप्लाईज इसकी रेडिली अवेलेबल हैं और रिस्क भी इसका कम है, ठीक है। गट की इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करता है, बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन को भी प्रिवेंट करता है, लेकिन इससे बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन हो भी सकती है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन जो गट का उसको भी प्रिजर्व कर रहा है, और जाहिर है इंक्रीज कंप्लायंस है इनटेक के साथ, यानी कि जितना कैलोरीज इनटेक है वो पेशेंट को मिल भी रही है। अब जाहिर है जिस चीज के फायदे हैं उसका नुकसान भी है कोई ना कोई, ठीक है। जाहिर है जो आप माउथ से ले रहे हो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, जो हमारी माउथ से जो भी हमारी खुराक जा रही है अंदर वो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है ना। तो इसमें जस्ट अ मिनट, GI मेटाबॉलिक एंड मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस, ट्यूब माइग्रेशन हो सकती है, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ, मैंने पहले भी कहा था, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूमोथोरक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एसोसिएटेड हैं इसके साथ इंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट के साथ। इनसे क्या नुकसान जो है ना हो सकता है। न्यूमोथोरक्स में आपके लंग्स जो है ना वो कोलैप्स कर जाते हैं जब एयर जो है ना लंग्स में एंटर हो जाए। इसकी कॉस्ट जाहिर है ओरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट से ज्यादा होगी, फिर लेस प्लेटेबल है, जाहिर है टेस्टी तो नहीं होगा, वो वाला फूड तो नहीं आपको मिलेगा ना जो हम खा रहे होते हैं, उसके मुकाबले में तो लेस प्लेटेबल है ना ये, और लेबर इंटेंसिव है। सबसे ज्यादा जो इसका नुकसान ये है ना कि देयर शुड बी समवन टू केयर फॉर द पेशेंट। जाहिर है देयर मस्ट बी समवन, किसी ना किसी को होना पड़ता है कि जो लुक आफ्टर करे, चाहे वो नर्सिंग हो कोई या वैसे हो कोई ट्रेंड बंदा। कॉम्प्लिकेशंस में भी इसकी यही एक्सेस प्रॉब्लम, यानी कि ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, कोई चीज फंस सकती है, ठीक है। बार बार तो आप ट्यूब को नहीं उतार सकते ना उसको वॉश करने के लिए, डेफिनेटली वो दैट विल बी वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, एस्पायरेशन वगैरह, जीआई ट्रैक्ट कॉम्प्लिकेशन यानी कि डायरिया वगैरह, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन, ओवरहाइड्रेशन। तो 4 इसकी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। So these are the 4 complications of enteral nutritional support। इसके अलावा रेट एंड मेथड ऑफ डिलीवरी में भी रेट याद रख लो, बोलस है, इंटरमीडिएट, साइक्लिक, कंटिन्यूअस। अब इनमें फर्क ये है कि बोलस में जो है ना रैपिड डिलीवरी हो सकती है, ठीक है, 300 to 400 ml, और जो इंटरमीडिएट है that has been given through the gravity, और जो साइक्लिक है that has been given at night during the pumps, ठीक है, ताकि वो
कंटिन्यूस हो, और इसी तरह से कंटिन्यूस और साइक्लिक भी इंटरचेंजेबल हैं दोनों तकरीबन, हम ग्रेविटी ड्रिप के थ्रू भी और इन्फ्यूजन पंप के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है, विच आर कंटिन्यूसली सप्लाई फीडिंग टू द पेशेंट। तो ये उसके जो है ना मेडिकल स्टेटस, फीडिंग रूट और न्यूट्रिशनल गोल से हम जज करेंगे कि विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट, के उसके लिए कौन सा मेथड जो है वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो देयर आर स्पेशलिस्ट जो बेसिकली इसको डिसाइड करते हैं कि किस मेथड के थ्रू हमने देना है। इसके अलावा जो इंटेरल फार्मूलाज की प्रॉपर्टीज में वही उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, सपोज प्रोटीन कितनी है, ऑस्मोलैलिटी वगैरह, विस्कोसिटी, साइज ऑफ द ट्यूब इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसमें इंटैक्ट हैं पार्टिकल्स या उसमें हाइड्रोलाइज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने हाइड्रोलाइज्ड होंगे इसका मतलब है उतने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जितने हाइड्रोलाइज्ड होंगे तो उतनी ऑस्मोलैलिटी जो है वो ज्यादा होगी। ये रीनल सल्यूट लोड अगर याद रखना है तो ठीक है, वरना अदरवाइज कोई इतना खास जरूरी नहीं है। अगर लार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी ऑस्मोलैलिटी कम होगी, ठीक है, सल्यूट कंसंट्रेशन। अगर स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो उसकी ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी, आर और एल का फर्क है, ठीक है, ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी इज मोस्टली टेकन इंटरचेंजेबल, दोनों एक ही बात है, और इसका मतलब होता है सल्यूट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स, ठीक है, ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी। तो आपके जो पार्टिकल्स अगर सल्यूट के ना लार्ज साइज के हैं ना तो ऑस्मोलैरिटी कम होगी, और अगर आपके पार्टिकल स्मॉल है ना, हाइड्रोलाइज, जितने रिफाइंड होंगे उतनी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अयान स्टॉप। इसके अलावा जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉलरेंस है कि साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं, फिर वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं उसको हो रहा, अक्सर हो जाता है ट्यूब फिटिंग के साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह, ठीक है, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया अक्सर हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स। तो पेशेंट की कंडीशन यानी कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं, उसको कोई एस्पिरेशन तो नहीं हो रही उसको, ठीक है, हाइड्रेशन, उसके फिर उसके अलावा लैब के टेस्ट हम करेंगे, ठीक है, वेट चेंज, लैक्टोज, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ग्लूकोज लेवल की फ्लक्चुएशंस। तो ये सारे टेस्ट हैं जिससे आप देखोगे कि डिजीज जो है प्रोग्रेशन की तरफ जा रही है कि नहीं, कि उसको सूट भी किया है कि नहीं, ठीक है, तो ये प्रोग्रेशन में बेसिकली हेल्प कर रही हैं चीजें। इसके अलावा जी वाटर कंटेंट जो है ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से जो है याद रखने के लिए तुम लोगों का इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी एडल्ट्स में जो है ये पर केजी इन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 1 ml पर किलो कैलोरीज, और ये आसानी के लिए ज्यादा मेरे ख्याल में ये है 35 ml पर केजी, यानी कि जितना वेट है पेशेंट का, ठीक है, सपोज अगर 1 kg वेट है तो 35 ml हम उसको वाटर इनटेक दे रहे हैं, ठीक है, तो सपोज अगर उसका 10 kg वेट है तो जाहिर है आप 35 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 350 ml दोगे। इसी तरह 50 kg वेट है या 60 kg, तो हम कैलकुलेशन ये कर सकते हैं। इसी तरह इन्फेंट्स का उन्होंने दिया हुआ है और एल्डरली पीपल का भी दिया हुआ है। सोर्सेज ऑफ द फ्लूइड, जो फॉर्मूला फूड में जो वाटर है बेसिकली दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द फूड, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो ट्यूब की वॉशिंग के लिए जो वाटर यूज होता है, ठीक है, 3 times a day जो हमने ट्यूब को फ्लश करना है, ठीक है, उसको क्लीन जो आपने करना है कि उसमें पार्टिकल्स को रह ना जाए, उसमें कोई इन्फेक्शन ना बेसिकली डेवलप होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए जो है ना हमें डेफिनेटली बीइंग एन नर्स तुम लोगों को ट्यूब जो वॉश करना है उसमें जो वाटर यूज हो रहा है ना वो भी हम उसमें ऐड अप करेंगे, ठीक है। तो 200 cc जो है वाटर से थ्राइस अ डे यानी कि दिन में 3 दफा आप ट्यूब को फ्लश कर रहे हो, ठीक है, तो दैट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द टोटल वाटर कंटेंट, ठीक है। इसके अलावा जी एडमिनिस्ट्रेशन और फीडिंग, फिर लंबे कमरे में बेड पे कंटिन्यूस मेथड है, इंटरमीडिएट मेथड और बोलस मेथड, ठीक है, ये वही आपके जो डिलीवरी के मेथड से बेसिक जो पहले भी कर ली हैं। इसके अलावा जो ट्यूब साइज है दैट हैज बीन मेजर्ड इन द फ्रेंच यूनिट्स, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन एक लिखी हुई है 1 फ्रेंच यूनिट, इसका मतलब है 33 मिलीमीटर डायामीटर। जो नॉर्मल जो है ट्यूब्स का डायामीटर बेसिकली होता है 33 मिलीमीटर, इसका डायामीटर होता है एवरेज। इसके अलावा देयर आर सर्टेन फार्मूलाज, ठीक है, जो कि पीड्स के लिए यानी कि बच्चों के लिए लो रेजिड्यू मींस लो फाइबर, जिनको मेल न्यूट्रिशन वगैरह है उनको हाई प्रोटीन, जिनको कोई इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस का इशू है उसके लिए वॉल्यूम, किडनी इशू है उसके लिए वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन, डायबिटीज वालों के लिए डायबिटिक, और जो है ना पल्मोनरी डिजीजेस के लिए पल्मोनरी स्पेशल फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिजीज, ठीक है, ये कुछ सर्टन जो है फार्मूलाज
स्पेशल भी हैं। मॉनिटरिंग इज द सेम, ठीक है, जैसे पहले हमने किया कि ब्लड टेस्ट करेंगे, उसका वेट आप चेक करोगे, ठीक है, ये जो सारी जो चीजें हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस, स्टूल आउटपुट, ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। इसके अलावा तुम पेरेंटेरल पे आ जाओ, जो बेसिकली बात हमने जहाँ से शुरू की थी कि पेरेंटेरल जो है ये सेंट्रल एक्सेस यानी कि टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन जो है ना वो दोनों के लिए हो सकती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। टीपीएन की हम बात कर रहे हैं, टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, लेकिन जो पेरिफेरल है ना पीपीएन, इसमें जो है ना ये जो है ना 800 से 900 मिली ऑस्मोलैरिटी पर केजी सिर्फ हम दे सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को। इससे ज्यादा जो है हम पेशेंट को जो है ना इसमें हम नहीं इससे दे सकते, यानी कि ये लिमिटेड है। और मैंने पहले भी बताया था ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं हम दे सकते, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि बेसिकली थ्रोम्बो फ्लोबाइटिस की वजह से बेसिकली जो है ना विच इज आई थिंक कि इसमें कुछ थ्रोम्बोफ्लोबाइटिस में मेरे ख्याल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कुछ ब्लड वेन में जो है ना ब्लड क्लॉट्स वगैरह मेरे ख्याल में बनने लग जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बड़ा मुतासिर होता है। तो इस वजह से जो पीपीएन है ना ये हम जो है ना ये स्मॉल वेन्स में हम जब देते हैं तो ये हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यानी कि लेस देन 2000 किलो के लिए, अगर किसी को 1200-1400 चाहिए तो फिर ये आइडियल है, ठीक है, और लेस देन 10 डेज के लिए ये हम दे सकते हैं। तो स्लाइड में ना दो ही डिफरेंस लिखे हुए थे बेसिकली, ठीक है ना, तो मैंने इसलिए तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कि टीपीएन जो है, जो पहले वाला जो लिखा हुआ सेंट्रल एक्सेस, तो आप लिख सकते हो कि टीपीएन इज गिवन थ्रू द सेंट्रल एक्सेस एंड दैट हैज बीन गिवन फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट एंड इट गिव्स द होल nutritional need, it fulfills the whole nutritional need of the patient। एडिशनल सप्लीमेंट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए पीपीएन के लिए देखो मेंशन किया हुआ है कि 2000 से कम किलो कैलोरीज के लिए सूटेबल है, ठीक है, और ये लेस देन 10 डेज के लिए सूटेबल है, जिसमें ड्यूरेशन का भी है हमारे पास लिमिटेड, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो है ना कैलोरीज का भी लिमिटेड है इसमें। इसके अलावा जी एडवांटेजेस इसके क्या हैं पीपीएन पेरिफेरल न्यूट्रिशन के, जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन 2 से 3 फुट रह जाए तब भी ये जो है ना न्यूट्रिशनल सपोर्ट देगा, ठीक है, और एंटेरल भी हम जब नहीं दे सकते, ओरल भी नहीं हम जब दे सकते तब भी ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट देगा। तो इसमें इंडिकेशंस क्या हैं कि अगर जीआई ट्रैक्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा, पेशेंट ने नथिंग पर ओरल यानी कि कुछ नहीं खाया हुआ 5 दिन से ज्यादा, इसके अलावा एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, ठीक है, न्यूट्रिशनल नीड्स नहीं पूरी हो रही, इन सम कंडीशंस में हम दे सकते हैं। लेकिन अगर जीआई ट्रैक्ट काम कर रहा है, ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नीडेड है तो फिर ये ज्यादा सुटेबल नहीं है, फिर आप एंटेरल भी पेशेंट को दे सकते हो। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का तो ये रूल पहले भी है, वी शुड स्टार्ट स्लोली एंड वी शुड आल्सो स्टॉप स्लोली। ये एंटेरल पेरेंटेरल दोनों में ही है कि आप डोज पहले कम देते हो, जैसे जैसे डिजीज जो है या पेशेंट जो है प्रोग्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी जो है ना वो उसमें कंडीशन में बेहतरी आती है तो फिर हम अपना जो है बढ़ा सकते हैं, अमाउंट बढ़ा सकते हैं बेसिकली। इसके अलावा जी मॉनिटरिंग एंड कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ कौन कौन सी हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, कैथेटर केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसके अलावा सबसे जो लास्ट वाला है ना इम्पोर्टेंट, रीफीडिंग सिंड्रोम हो सकता है। रीफीडिंग सिंड्रोम का मतलब ये है कि जब हम एडिशनल सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स पेशेंट को हम थ्रू कैथेटर्स हम जब इंसर्ट करते हैं ना तो प्रोटीन्स और जो है ना आपके न्यूट्रिएंट्स के लेवल वो पेशेंट की बॉडी में जो है ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है रीफीडिंग सिंड्रोम, यानी कि हम जो उसको फूड दे रहे हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है बेसिकली, ठीक है, और जब हम री इंस्टीट्यूशन करते हैं ना न्यूट्रिएंट्स की पेशेंट्स में जो पहले मेलनरिश थे या पहले वो स्टारवेशन पे थे या पहले कुछ नहीं ले रहे थे, और एकदम से जब हम उनकी री न्यूट्रिशन करते हैं ना, व्हेन टू मच फूड और लिक्विड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हैज बीन गिवन टू द पेशेंट, तो 5-7 दिन के बाद जो है ना उनकी बॉडी में जो है ना वो बेसिकली ग्लाइकोजन, फैट और प्रोटीन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, जो और जो उनके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स है ना पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, उनकी
बॉडी में कंसंट्रेशन जो है ना कम हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो रीफीडिंग सिंड्रोम है ना, ये भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, व्हाट इज मेंट बाय रीफीडिंग सिंड्रोम, 2 नंबर का। तो उसमें ये है रीफीडिंग सिंड्रोम में दैट इज अ बेसिकली मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, जो रीफीडिंग सिंड्रोम है। दैट नेट से भी तुम लोग ले सकते हो, दैट इज अ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, जिसमें हम जब जो मेल नरिश पेशेंट्स हैं या जो ऑलरेडी पहले स्टारवेशन में थे, कुछ नहीं खा सकते थे ड्यू टू सर्टेन डिजीजेज या डिसऑर्डर या किसी भी रीजन की वजह से, तो जब उनमें हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं, लिक्विड न्यूट्रिएंट्स को री इंस्टीट्यूट करते हैं, उनको जब हम देते हैं, ठीक है, टू मच ऑफ फूड और लिक्विड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, तो 5-7 डेज के बाद जो है ना उनकी बॉडी में जो है ग्लाइकोजन, फैट और प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है ना, दैट has been increased, and that increased production of glycogen, fat and protein is basically causing the low concentrations of potassium, magnesium and phosphorus. So this is called as basically refeeding syndrome, ठीक है। अब रीफीडिंग सिंड्रोम की ना इसमें डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, ठीक है, इसमें उन्होंने डेफिनेशन हैज नॉट बीन मेंशन्ड, लेकिन इसमें उन्होंने फीचर्स लिखे हुए हैं कि इसमें होगा क्या। अक्सर नजीर मैंने पहले भी कहा, तुम लोग गूगल से भी ले सकते हो, और प्लस इसमें जो है ना रीफीडिंग जो सिंड्रोम है, ये एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, जिसमें जो पहले मेलनरिश पेशेंट थे या कुछ नहीं खा रहे थे, उनको जब हम टू मच फूड और लिक्विड कंटेंट्स या हम सप्लीमेंट्स जब हम देते हैं ना, तो उनकी बॉडी में ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स और फैट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और इन सब की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से उनकी बॉडी में फास्फोरस और जो आपके मैग्नीशियम, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, उनकी कंसंट्रेशन फॉस्फेट वगैरह की कम हो जाती है। तो इसको फिर हम कहते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम, कि रीफीडिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आई। अब इसके 4 फीचर्स हैं कि इसमें हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। हाइपोफॉस्फेटीमिया का मतलब जो है ना, वो तुम सबको पता है, हाइपोफॉस्फेटीमिया का मतलब कि फॉस्फेट के लेवल जाहिर है इसमें कम हो जाएंगे। इसके अलावा जी इसमें जो है ना वो हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे। फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है, ठीक है, यानी कि ओडीमा वगैरह, और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल्स कम हो जाएंगे कैल्शियम मैग्नीशियम के, तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है इसमें। दिस इज अबाउट द बेसिकली रीफीडिंग सिंड्रोम। मॉनिटरिंग इज, ये देखे मैंने ये भी सीख किया, ये भी मॉनिटरिंग इज सेम जो हमने पहले भी, ठीक है ना, कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, तो मॉनिटरिंग इसकी सेम है जैसे हमने पहले भी किया है, ठीक है। फिर वेट उसका चेक करोगे, ब्लड टेस्ट करोगे, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस के लेवल, एंजाइम्स के लेवल, ठीक है, हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिंक, कॉपर, ट्राइग्लिसराइड, यानी कि कंप्लीट उसकी एक मॉनिटरिंग हो जाएगी, ठीक है। बट डेफिनेटली जैसे एडवांटेजेस हैं, इसी तरह से इसकी कॉम्प्लिकेशंस और जो डिसएडवांटेजेस हैं ना, they are also there. The problems which are associated with basically parenteral nutritional support is site irritation हो सकती है, कैथेटर की sepsis हो सकती है, infection हो सकता है, placement problems, metabolic problems, so all these are basically complications of parenteral nutritional support. इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट इन चार्ट का मतलब है कि कंप्लीट जो है एक बिल्कुल जो स्टेप्स हैं जी रिगार्डिंग दिस न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कि इसमें टाइप ऑफ फीडिंग फार्मूला और ट्यूब बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेथड सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ मेथड और जो वाटर फ्लश करना है वो इंपॉर्टेंट है, इनटेक ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन कंसंट्रेशंस कितनी परसेंटेज है इन सब की, ठीक है, टॉलरेंस, कॉम्प्लिकेशंस, और सबसे एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है पेशेंट की जो एजुकेशन है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली द फॉर्मूला फूड इज नॉट पेलेटेबल, नॉट नॉर्मल, but that is the need of the time basically when patient is unable to consume the oral food, ठीक है, तो फिर we should go for enteral और parenteral nutritional support। तो इसमें एजुकेशन जो है ना that is very important। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था बेसिकली रिगार्डिंग द enteral और parenteral nutritional support। इसमें कोई भी इशू है तुम लोग पूछ सकते हो, नेक्स्ट टाइम जो है ना तुम लोगों ने मुझे इसका टेस्ट भी देना है, ठीक है, इंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट और पेरेंटल, यानी कि पूरी स्लाइड्स जो हैं ये, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठंडी हो गई अब तो।
जी क्लास जो भी तुम लोग के क्वेश्चंस है ना, अधीना जो फॉर्मूलाज है ना, बेसिकली वो 6 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। एक जनरल पर्पस है, एक हाइड्रोलाइज्ड, एक सेमी एलिमेंटल, ठीक है। तो उनके नाम तुम लोग को याद होने चाहिए, और आके डिस्क्रिप्शन पढ़ लो एक दफा, अगर आ जाए तो कम से कम लिख दो, ठीक है। वैसे नाम तुम लोग को जो है ना लाजमी याद होना चाहिए, तो नामों से ही पूरा आइडिया हो जाता है। मैं उसी स्लाइड पे बेसिकली आ रही हूँ। ये बेसिकली फॉर्मूलाज की जो स्लाइड है, ठीक है। तो इसमें आपको 6 के नाम, और देखो जो जनरल पर्पस है दैट इज यूज फॉर द पेशेंट्स विद मिनिमल डिसऑर्डर, जिसको कोई इतना जीआई ट्रैक्ट का मसला ना हो उसके लिए, और ये इनएक्सपेंसिव होगा। हाइड्रोलाइज मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोटीन्स को पेप्टाइड में हाइड्रोलाइज करके हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली जितना आपके फॉर्मूलाज जो है ना वो डिजीज स्पेसिफिक होते जाएंगे, उतने ज्यादा ये एक्सपेंसिव भी होते जाएंगे, ठीक है, कॉस्टली भी होते जाएंगे। तो हाइड्रोलाइज में पेप्टाइड्स हम दे रहे हैं, सेमी एलिमेंटल में अमीनो एसिड्स दे रहे हैं, ठीक है। डिजीज स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द डिजीज है। रिहाइड्रेशन जो है इसमें ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन रखा जाएगा, ठीक है। और जो मॉड्यूलर हैं ये तीनों चीजें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स को एज अ सिंगल न्यूट्रिएंट और अल्टरनेटिव टू फूड, जिस तरह फूड का अल्टरनेटिव है इस तरह से हम देंगे, ठीक है। सेफ इनकी मिक्सिंग हुई थी तीनों की अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। तो जो मॉड्यूलर फॉर्मूलाज हैं ये उतने ज्यादा फिर एक्सपेंसिव होंगे। अटेंडेंस मैं बस तुम लोगों की लेने लगी हूँ, ठीक है। बाकी आई एम ऑनलाइन, जो भी तुम लोग के क्वेश्चन है ना तुम लोग पूछ सकते हो चैट पे। हो गया बाहर तो जानवर दादू भी
अच्छा क्लास 10 मिनट्स के बाद ना मैं इसी चैप्टर का ना टेस्ट अपलोड कर रही हूँ जो तुम लोगों ने अटेम्प्ट करना है. ओके, आफ्टर 10 मिनट्स आई एम अपलोडिंग द टेस्ट. 10 मिनट्स की तुम लोगों की ब्रेक है, उसके बाद मैं टेस्ट अपलोड कर रही हूँ इंटेरल और पेरेंटल न्यूट्रिशन सपोर्ट का, विच यू हैव टू अटेम्प्ट. मेरी बेटी का निकनेम दाना सिंह है.
क्लास मैंने ग्रुप में जो है ना तुम लोगों से टेस्ट शेयर किया है, ग्रुप में आई हैव शेयर द टेस्ट विद यू पीपल। तो उसको तुम लोग जो है ना अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। Girls, have you started attempting the test? I have shared in the WhatsApp group.
क्लास आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, ठीक है, और मुझे जो है ना 2 स्टूडेंट्स के सिर्फ अभी मिले हैं टेस्ट, व्हाट अबाउट द रेस्ट? So from my side I'm going to over the lecture. Thank you.